नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 21 अप्रैल ये दिन भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि 21 अप्रैल को यानी कि आज नागरिक सेवा दिवस के रूप में हम इसे मना रहे हैं। यह दिन सरकारी कर्मचारियों के लिए नागरिकों के हितों में स्वयं को समर्पित करने और कार्य में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का अवसर है। यह न केवल सिविल सेवकों के कार्यों की सराहना करने का दिन है, बल्कि यह उन्हें राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावी ढंग से निभाने के लिए प्रेरित करता है। इस दिवस का ऐतिहासिक महत्व 21 अप्रैल 1947 से जुड़ा है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रथम बैच के प्रशिक्षुओं को संबोधित किया था। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत में सिविल सेवकों के पहले बैच को मेटकॉफ में संबोधित किया और अपने प्रेरणादायक भाषण में उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का इस्पात ढांचा बताया था। लेकिन क्या वाकई में 21 अप्रैल को सिर्फ हम उन सिविल सेवकों से जोड़कर देखें जो इस वक्त सेवा कर रहे हैं, या उससे ज्यादा उनके साथ जोड़कर देखें जो रिटायर होने के बाद भी सेवा कर रहे हैं? क्योंकि जो मां भारती के सपूत होते हैं वो कभी रिटायर नहीं होते। रिटायर होने के बाद एक नई पारी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनके लिए एज इज जस्ट अ नंबर। तो 21 अप्रैल क्या वाकई में जीवंत है दोनों के अंदर, एक जो सेवा दे रहे हैं, एक जो रिटायर्ड होने के बाद भी सेवा दे रहे हैं, और रिटायर्ड होने के बाद जो सेवाएं दे रहे हैं उनके जीवन को भी आज हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आज हमने 3 सिविल सर्विसेज से एक एक बेहतरीन सिविल सेवक को चुना है, जिन्होंने अपने अपने विभाग के लिए ऐसे ऐसे काम किए जिनको आज हम सैल्यूट करते हैं। हमारे साथ सेवानिवृत्त आईएएस एसएस बिस्सा जी हैं, जिन्होंने ना जाने कितने जिलों को संभाला, कितने डिपार्टमेंट्स को संभाला, कितनी योजनाओं को एग्जीक्यूट किया और राष्ट्र के विकास की गति को आगे बढ़ाया। हमारे साथ अजय गुप्ता जी हैं, सेवानिवृत्त आईएफएस हैं। उन्होंने न सिर्फ वन विभाग को संभाला, बल्कि वन विभाग को संभालने के साथ आज वो इंसानों की उस जिंदगी को संभाल रहे हैं जहां शायद अपने भी उसे संभालने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। एसएस बिस्सा सर, आपके साथ में शुरू करूंगा, और क्योंकि आपके पास अनुभव इतना है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं सवाल करूं या सिर्फ आपको सुनूं, लेकिन फिर भी 21 अप्रैल 1947, चलिए यहीं से शुरू करते हैं चंद लाइनों के साथ। जरा बताइए सर, इसकी शुरुआत के पीछे का ध्येय क्या था, और इसके साथ साथ जो आज तक ये परंपरा चली आ रही है, इससे हमने क्या हासिल किया? 21 अप्रैल 1947 को हम याद करते हैं। 21 अप्रैल 1947 को तत्कालीन हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार संबोधित किया था इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स कहलाते थे उस समय जी। वो उन्होंने संबोधित किया था, और संबोधित करते हुए ये कहा था कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करें। अब तक आपने काम किया अपने एलियन रूट्स के लिए, उन लोगों के लिए, जैसा उन्होंने कहा वैसा किया। अब देश के लिए करिए, देश के नागरिकों के लिए करिए, अपने नागरिकों के लिए कार्य करिए। यह कार्य करने का उन्होंने संकल्प कराया था उनको 21 अप्रैल को जी। इसीलिए उस 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उसको मनाया जाना प्रारंभ किया गया था उसी समय 21 अप्रैल 2006 को पहली बार उसको मनाया जाना प्रारंभ किया गया, जब उस समय प्रधानमंत्री जी ने इस संबंध में अपना उद्बोधन दिया। उस समय से 21 अप्रैल को इसे मनाया जाता है। ठीक सर, वापस आपसे जुड़ूंगा, लेकिन हमारे साथ आनंद वर्धन शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, सेवानिवृत्त आईपीएस हैं। इन्होंने ना जाने कितने जिलों के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी कमान संभाली, और जो हम अक्सर सुनते हैं ना कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, उनमें
इस ध्येय को पूरा करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। आनंद वर्धन शुक्ला सर, आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो में। लेकिन बिस्वा सर, अब मैं आता हूं आपके अनुभव के साथ कि जो आपने अनुभव अर्जित किया है और आपने ना जाने कितनी सरकारों के साथ काम किया होगा, कितने तरीके की योजनाओं पर काम किया होगा, उनको एग्जीक्यूट करने में काम किया होगा। एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए जब वो काम कर रहा होता है, सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है सर? किसी भी सेवा में, विशेषतः राज्य की उस सेवा में जो केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उसमें कार्य करना वैसे ही गर्व की बात होती है। पर गर्व केवल उसमें सेवा में आना नहीं है, गर्व इस बात का कि हमें सरकारी योजनाओं को एग्जीक्यूट करने का अवसर मिलता है और अपने लोगों के, जो राष्ट्र के वो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके आंसू पोंछने का अवसर मिलता है। बिल्कुल। उसके लिए विशेष बात यही मानी जाती है कि इस सर्विस को जब प्रारंभ किया गया था तो उसका उद्देश्य कुछ और रहा होगा, किंतु जब यह देश के आज़ाद होने के पश्चात इसका उद्देश्य हमारा राष्ट्र के नागरिकों की सेवा करना है। वैसे मूलतः जब यहाँ से अंग्रेज गए थे तो पीएफ लॉरेंस साहब ने तो इंडियन सिविल सर्विसेज को भंग करने की घोषणा कर दी थी, किंतु सरदार पटेल का ही दम था कि जिन्होंने से प्रारंभ किया और अपनी तरह उसको मोल्ड किया कि ये सेवा कार्य में कैसे लग सकते हैं। कहा जाता था कि यह न तो इंडियन है, न सिविल है, न सर्विस है, तो इंडियन को इंडियन के रूप में, सर्विस को सर्विस के रूप में और सेवा के रूप में कैसे दिया जाए। जहाँ तक आपने बताया कि आपको कैसा एक्सपीरियंस की बात है, हमारा कार्य एक मुख्य यही है, राज्य द्वारा, सरकार द्वारा जिन योजनाओं का लागू करने का हमें निर्देश दिया गया है उनको प्राणपण से लागू करना और इस तरह से करना कि आम जन के आंसू पोंछे जा सकें। बिल्कुल। और उसका सर्वाधिक लाभ जनगण को मिल सके, यही हमारा उद्देश्य होता है। बिल्कुल और सर, और वह हम मानकर चल रहे हैं करने कि की अपनी कोशिश पूरी करते सर्विस रहेंगे। में आपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जी जान लगाया होगा। आनंद वर्धन सर, क्योंकि सरहद पर सेवा, हमारे जवान और सरहद के अंदर हमारे सैनिक, जिन्हें हम पुलिस कहते हैं, देखिए जान हथेली पर रखकर सेवा जो होती है वो आईपीएस की होती है सर। तो आपने अनुभव किया कि आईएएस के मुकाबले, क्योंकि आईएएस एक तरीके से पॉलिसी एग्जीक्यूटर्स होते हैं, आईपीएस जो होते हैं वो पॉलिसी को उस अंदाज में एग्जीक्यूट करते हैं जहां सिक्योरिटी प्रायोरिटी पर आ जाती है। तो ये जो काम आपने किया और ये पूरा जो अनुभव रहा है सर आपका, आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम सबको याद करें वो जो इस वक्त काम कर रहे हैं और जो सेवाएं देकर अब भी काम कर रहे हैं, रिटायर होने के बाद सामाजिक सेवा कर रहे हैं। तो सर आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, ये दोनों सर्विसेज कोई मुकाबला की सर्विसेज नहीं है, हैंड इन ग्लोव साथ साथ दोनों चलते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और ये इंटरलॉकिंग टाइप है। आईएएस और आईपीएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से नहीं है, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है कि हम जिले में देखते हैं कि मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए अपराधियों में डर, जो आपने बात कहा, और आम जन में विश्वास, इसको कायम करने के लिए रात और दिन सतत कार्य करना पड़ता है। वो एक विजनरी व्यक्तित्व थे पटेल जी, जिन्होंने, आप देखिए सबसे बड़ा योगदान सिविल सर्विस का मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि आज इंडिया एक है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, त्रिपुरा से लेकर गुजरात तक हम एकता की बात करते हैं, वो एकता इस ऑल इंडिया सिविल सर्विस की बदौलत है। आज हमारे यहाँ तमिलनाडु का ऑफिसर कश्मीर में काम कर रहा है, कश्मीर का ऑफिसर केरल में काम कर रहा है। वो एकता की परिकल्पना जो की थी पटेल साहब ने, वो आज सही साबित हो रही है। जहां तक पुलिस के चैलेंजेस की बात की आपने, सीमांत जिलों में, यस बिल्कुल मैं रहा हूं सीमांत जिलों में, जैसलमेर में भी रहा हूं, बीकानेर में भी रहा हूं, और वहां का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। उन दिनों फेंसिंग नहीं थी, बॉर्डर एकदम सुरक्षित नहीं था जब मैं था तब, एनकाउंटर भी हुए, पकड़ धकड़ भी हुई, क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो उसकी तुलना में 10% भी नहीं है। तो वो चैलेंजेस थे। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, हम लोगों ने देखा कई जगह सांप्रदायिक तनाव हुए, कई जगह किसानों के आंदोलन स्पेशली नॉर्थ राजस्थान में, गंगानगर में और बीकानेर साइड में देखे गए। तो ये चैलेंजेस, लेबर का आप देखते हैं, लेबर की प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स की होती है। आजकल आप देखते हैं कि जिलों में, शहरों में
छोटी छोटी घटनाएं भी इतना बड़ा रूप ले लेती हैं क्योंकि पुलिस तत्पर है, पुलिस तुरंत पहुंचती है, इसलिए व्यवस्था बनी रह सकती है। मैं सबसे बड़ी बात यह मानता हूं कि पुलिस के सामने चैलेंज है और यह सही है कि जिले में जिला कलेक्टर हो या जिला पुलिस अधीक्षक हो, वो टोटल मिलाकर के सरकार के साथ तालमेल बिठा के और कानून व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्था समाज में कायम करने के लिए बिल्कुल सतत कार्य करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये एनकाउंटर सबसे मुश्किल था या ये एक्शन लेते वक्त परिवार की याद आई? कभी ऐसा हुआ सर? कौन सा एनकाउंटर? कोई भी एनकाउंटर आपकी लाइफ का रहा हो? एनकाउंटर तो कई सारे हुए, कोई आपकी लाइफ यूपी में भी हुए, राजस्थान में भी हुए, जैसलमेर में भी हुए, लेकिन मैंने देखा कि हमें गोली चलानी पड़ती है। क्यों चलानी पड़ती है? क्योंकि हमें मरने का शौक नहीं है। बिल्कुल। कानून व्यवस्था बनाना है और यह मान के चलिए कि जब जिस क्षेत्र में पुलिस का दबदबा और प्रेजेंस कम होता है, अपराध बढ़ता है। तो हमें अपराध को कम करने के लिए न केवल प्रेजेंस बल्कि हमारी मौजूदगी दिखानी है। इन दिनों तो बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ वर्षों से कम्युनिटी लाइजन ग्रुप के साथ, सीएलजी के साथ पुलिस जनता को साथ लेके चल रही है और मुझे खुशी है ये मानते हुए कि जनता हर जगह हमें सहयोग दे रही है। आप क्या सोचते हैं सारी सूचनाएं हमारे को अपने आप मिल जाती है? इसके लिए एक शब्द की तो टर्मिनोलॉजी भी तो आई ना, सिविल पुलिसिंग। जी हाँ, वो बहुत बेहतरीन काम करी है और अवेयरनेस के जरिए हुआ है सर। बिल्कुल अवेयरनेस के जरिए हुआ है और जनता जागृत हुई है और जनता सहयोग कर रही है। आप देखते हैं तुरंत कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना घटती है और हम पहुंच जाते हैं। हम कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हमें सूचना मिलती है और हम धन्यवाद देते हैं नागरिकों का जिन्होंने कानून व्यवस्था बनाने में लगातार पुलिस का सहयोग किया। बिल्कुल अजय गुप्ता सर, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है सर। कहते हैं कि जंगल है तो ही जीवन है और उसको बचाने का काम आपने किया। हालांकि राजस्थान को लेकर मैं एक तरफ सौभाग्यशाली मानता हूं कि जहां फॉरेस्ट लैंड को बचाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा अफसोस करता हूं कि जो इलीगल माइनिंग है उसने बहुत ज्यादा डैमेज किया है। तो आप अपनी सर्विस के दौरान क्या महसूस करते थे कि कौन सा ज्यादा बड़ा टास्क रहा? देखिए, आज की तारीख में दुनिया भर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एनवायरनमेंट का मुद्दा। आप देख रहे हैं जो बिगड़ते स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रीज़न है वो आजकल माना जा रहा है कि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न माना जाता है कि बिगड़ता खान पान। अब स्थिति ये है कि आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, एक ग्लोबल क्लॉक चल रही है जिसमें प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अगले 4 साल में दुनिया का 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप सोचिए दुनिया का 1.5-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो सामान्यतः 37-38 डिग्री के आसपास रहता है, 1-1.5 डिग्री बढ़ जाएगा तो क्या हाल होगा। अपने शरीर में मात्र 98.6 से 1 डिग्री बढ़ जाता है तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है। ठीक बात। तो इसको सुधारने का तो एक ही तरीका है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और जो पॉलिसीज चल रही हैं इंटरनेशनली, ये कार्बन उत्सर्जन वगैरह कम से कम होना चाहिए। ये लेकिन 2075 तक तो हम शायद नेट जीरो की तरफ जा रहे हैं सर। हाँ, अपना टारगेट तो है, कोशिश तो कर रहे हैं डेफिनेटली। सभी विभाग, सरकार सभी प्रयासरत हैं इस काम के लिए। ठीक है बिस्सा सर, अब मैं एक एक लाइन में आपसे तीनों से अनुभव चाहूंगा। आप सर्विस में हैं और सर्विस में नहीं, ये जो एक बॉर्डर लाइन क्रॉस करके आप इधर अचानक से इधर होते हैं, ये अनुभव कैसा रहता है सर? देखिए, जो कुछ भी सेवा काल में रहते हुए किया और सीखा, उस सीखे हुए की बात एक तरफ है, किंतु उसके पश्चात भी हमारा जो जीवन है वो इस तरह का रहे कि वो इसका सबब न बन जाए कि हाल ये अजदाद सुन क्या क्या करिश्मे कर गए, पैदा हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन सर। ऐसा न होना पावे, इसके लिए हम लोग वो सब कार्य कर रहे हैं। मेरी ओर से मैं उन ट्रेनिंग सेंटर्स में जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर विजिटिंग प्रोफेसर नहीं, मैं सीनियर ऑनरी फेलो के रूप में कार्य करता हूँ और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति का मैं CEO हूँ ऑनररी। और इसीलिए कि हमारा मूल उद्देश्य यही है, प्रजा सुखे सुखम राज्यम प्रजा नाम जहते हितम, न आत्मप्रेम सुखम राज्यम प्रजा नाम जहते सुखम। प्रजा नाम हित अगर है तो आपका हित है, अन्यथा हित नहीं है। वो सेवा काल के दौरान भी था और सेवा काल के पश्चात भी है और होता रहेगा, होता ही रहना चाहिए। और डिपार्टमेंट कितना याद करता है सर रिटायर होने के बाद?
किसको? डिपार्टमेंट कितना याद करता है सर? डिपार्टमेंट की तरफ से याद तो किया ही जाता है, क्योंकि उसके पश्चात भी हम कई कमेटीज के अंदर मेंबर बने रहते हैं और उन मेंबर रहते हुए भी हम कार्य करते हैं। एजुकेशन चूँकि डायरेक्टर रहा हूँ मैं, इसलिए एजुकेशन वाली कमेटी जो है उसके अंदर भी मैं हूँ। और दूसरी अभी जो हमारे प्रिजन एक्ट बना था वही मैंने बना करके पेश किया है। ओके। और उसके अतिरिक्त जो जब भी कोई ऐसी बात होती है तो सलाह ली ही जाती है। और जो चैलेंजेज हमारे जीवन काल में आए थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जहाँ मैं 3 जगह रहा, उस समय जो चैलेंज आए थे, जैसा अभी शुक्ला जी ने कहा था गोली चलाने का वो नहीं है, मुझे भी मजबूरन गोली चलाने का आदेश देना पड़ा। एक ऐसा भारी आंदोलन हुआ था जिसके दौरान कैजुअलिटीज़ भी हुई। वो जीवन का बहुत ही चैलेंज करने वाला क्षण था, किंतु वह चूंकि उसका उद्देश्य पावन था इसलिए ऐसी कोई बात नहीं हुई। हम उससे सीखते हैं और ये बात उनको सिखाते हैं इस समय जो लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं। आनंद सर, आपका रिटायरमेंट के बाद का अनुभव कैसा है? क्योंकि पुलिसिंग हर दिन मॉडर्न हो रही है। हम तो एक तरीके से साइबर जिस तरीके से बढ़ रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उसमें एक अलग चैलेंजेस है। लेकिन रिटायर होने के बाद आप रिटायर होना नहीं चाहते हैं और इसलिए आप इस प्रोग्राम का भी हिस्सा हैं। तो अभी आप क्या क्या कर रहे हैं सर? मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मैं रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद भी लगातार, जैसे कि तुरंत ही मैं एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में 2 साल काम करने का मौका मिला। कोर्ट कमिश्नर था मैं मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन के लिए। उसी के दौरान और आज तक सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग में पुलिस वालों को पूरे भारत में दे रहा हूँ, नॉट ओनली राजस्थान। तो लगातार पुलिस के टच में। सॉफ्ट स्किल वो होता है कि पुलिस अच्छा काम करके भी बुरा क्यों कहलाती है, वाई। तो सबसे बड़ा फंडामेंटल है कि हमें व्यवहार करना नहीं आता। हम काम करके भी लोगों के बुरे बन जाते हैं क्योंकि हम अपने आने वाले कंप्लेनेंट को एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछते। हम उसके दर्द को, अपना दर्द जिस दिन समझने लगेंगे, वो सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग मैंने पूरे तेलंगाना में दे दी, पूरे राजस्थान स्टेट में दे दी, यूपी और बिहार के कुछ जिलों में लगातार चल रहा है, एमपी के कुछ जिलों में। तो लगातार मैं टच में हूं और मुझे खुशी है कि लगातार विभाग आज भी मुझे याद करता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी मुझे तो बिस्सा साहब भी बुलाते मतलब आप रहते ये हैं। कह रहे हैं सर, जो आज हम देखते हैं कि हमारी जो फ्रेंडली पुलिसिंग है, हाँ, उसके पीछे आनंद वर्धन सर है। मैं बहुत बड़ा प्रयास कर रहा हूं कि हम अपने बिहेवियर को सुधारें। अब कई बार क्या होता है कि हम काम नहीं कर पाते तो भी लोग हमारी बड़ाई करते हैं, नहीं साहब पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हमने व्यवहार से उनका दिल जीता। कमी कहां होती है? जब हम उनका काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सारे रिजल्ट देते हैं, लेकिन तो भी व्यवहार ठीक नहीं कर पाते। उसकी मैं सतत ट्रेनिंग दे रहा हूं, एसएचओ स्तर से लेकर के डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, सबके सेशंस रेगुलर ले रहा हूं। और मुझे खुशी है कि लोग सुन रहे हैं इस बात को और परिवर्तन आ रहा है। नेशनल पुलिस एकेडमी में भी सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग अब दी जाने लगी है, राजस्थान पुलिस एकेडमी में भी दी जा रही है। तो आप ये कह रहे हैं सर, ये जो आपकी सर्विसेज के दौरान का जो कटु अनुभव रहा, जो मंथन रहा, उसको आपने मथा और उसके अमृत की बूंदें जो निकाली, उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण लगा कि भाई अगर पब्लिक साथ है तो क्रिमिनल्स बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसको तो हम निपटा ही देंगे। जी हाँ, व्यवहार सबसे बड़ी बात है। आप अगर व्यवहार, दैट इज द सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल है क्या? हम बच्चे से कैसे बात करें, बड़े से कैसे करें, अरे तो फिर मुलजिम से कैसे करें और मुस्तगीस कंप्लेनेंट से कैसे करें। जो कोई दुखी होके आता है, कोई भी पुलिस वाला अगर ये सोचे कि मैं इसकी जगह होता तो क्या होता, बस वही सारा तत्व समाहित। अजय गुप्ता सर, देखिए इंटरेस्टिंग है, बिस्सा सर जो अनुभव अर्जित किया उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आनंद सर ने जो अनुभव अर्जित किया उससे वो आगे बढ़ते हुए समाज सेवा में लगे हुए हैं। अब मैं आपको, जब आपके प्रोफाइल को देखता हूं ना, तो मैं थोड़ा सा अचंभित होता हूं, क्योंकि आपने पर्यावरण को बचाने के पूरे जीवन में अपना जो एक महत्वपूर्ण कार्यकाल है वो दिया, लेकिन आज आप जिंदगियां बचा रहे हैं। आप मोहन फाउंडेशन से जुड़े हैं, आप आई बैंक से जुड़े हुए हैं, आप इसके अलावा और कई चीजों से, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़े हुए हैं, कैडिवर ट्रांसप्लांट के लिए आप प्रोत्साहित करने के लिए जुड़े हुए हैं, और भी कई चीजें हैं जो जुड़ी हो। तो ये तो पूरा प्रोफाइल ही चेंज नहीं हो गया, तो इसके पीछे कोई कहानी है क्या सर? देखिए विजेंद्र भाई, सामान्यतः ये होता है, गवर्नमेंट सर्विसेज में जब रहते हैं तो अधिकारी इतने बिजी रहते हैं कि अपने काम के अलावा दूसरे सेक्टर्स की तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं है। इतने सेक्टर्स, मान लीजिए हमारा काम एनवायरनमेंट और प्लांटेशन का है, तो हमारा ध्यान सिर्फ उसी डायरेक्शन में रहता है। ठीक है सर। कोई एजुकेशन का या हेल्थ का या और कोई सोशल सेक्टर की तरफ हमारा ध्यान जनरली नहीं जा पाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। मैं रिटायर हुआ उसके 2 साल पहले का एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। मेरे ऑफिस में एक लेडी पियोन थी जिसके हस्बैंड की डेथ होने के उपरांत में उसको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिया गया था।
मैंने जब ज्वाइन किया तो देखा उसको सुनाई नहीं देता है। शी यूज टू ट्रेवल इन बस फ्रॉम शाहपुरा से रोज़ सुबह चल के आती थी, और तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसको घंटी भी नहीं आ रही वो कैसे पानी पिलाएगी, फाइल लेके जाएगी। तो कुछ दिन देखा, फिर मुझे ऐसा लगा कि इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। तो मैंने प्रयास किया, मैंने अपने ड्राइवर के साथ में, हमारे ऑफिस के 1-2 लड़कों के साथ में, उसको हमारे एक परिचित हैं जैन ENT के यहाँ, उनको भेजा। मैंने कहा भैया इस लेडी को दिखा के लाओ, कुछ हो सकता है क्या, इसके लिए करके आओ। तो आप यकीन मानिए 1 घंटे के अंदर वो गए और उसको कानों में मशीन लगवा के ले आए। और उसके जो लेडी के मैंने भाव देखे मेरे प्रति और बाकी सबके प्रति, कि जैसे उसकी लॉटरी खुल गई हो, जैसे पता नहीं उसको क्या स्वर्ग मिल गया हो। जो इतने बरसों से, बचपन से कभी कुछ नहीं सुन पा रही थी, वो उसने पहली बार एक्सपीरियंस किया। तब मुझे एहसास हुआ कि देने का भाव कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद से मैं इन चीज़ों में, रिटायरमेंट के बाद में इन चीज़ों में लग गया। मैंने ऑर्गन डोनेशन का कॉज ज्वाइन किया, आई बैंक सोसाइटी किया जी, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कॉज है जिसमें हमारे इस बच्चों को जो क्वालिफाई कर लेते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं। फिर मुझे लगा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर तो हेल्थ ही है। देखिए वैसे तो हेल्थ और एजुकेशन दोनों इम्पोर्टेंट है, आइसोलेशन में कोई भी एक से काम नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति चाहे पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, हेल्थ सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं हेल्थ के लिए बहुत काम कर रहा हूँ, योग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, योग शिविर वगैरह लगाते हैं। अब मिलेट से भी कनेक्ट है मुझे याद। लोगों का खान पान कैसा हो, आज सबसे बड़ा इशू ये है कि लोगों का खान पान कैसा होना चाहिए। आपको ध्यान है, आपके इसी मंच पर हम डॉक्टर खादर अली को भी लेके आए थे, और मतलब अगर लोग चाहें तो अपने सिर्फ खान पान से अपना स्वास्थ्य सुधार सकते। अगर खाना सही है तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, और खाना गलत है तो दवाई काम नहीं करेगी। इस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ। ठीक है बिस्सा सर, क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें शायद मैं आप सबके साथ घंटों बात करना चाहता हूँ, क्योंकि एक अनुभव है जो दूसरों को मार्गदर्शित करता है, लेकिन फिर भी समय की बाध्यता है सर। मैं एक लाइन में आपसे आप जानना चाहूँगा कि एक सपना जो सर्विस के दौरान भी शायद अधूरा रह गया, एक सपना जिसे आप अभी भी पूरा करना चाहते हैं, वो क्या है सर? मैं ऐसा सोचता हूँ कि सेवा काल में रहते हुए हमने वो सभी कार्य किए जिस कार्य को करना चाहिए था जी। और जहाँ तक सपने की बात है, उस समय जो लोग हमारे सामने आते थे उनको सरकारी योजनाओं के परव्यू में लेकर के तदनुसार उनकी सेवा कार्य हम करते थे जी, और उसको उसमें उस ढांचे में ढालना होता था कि उसमें आता है या नहीं आता है। ठीक। अब मैं सोचता हूँ कि जो भी लोग आते हैं, जैसे भगवान और विकलांग सहायता समिति है जहाँ मैं CEO हूँ, वहाँ एक व्यक्ति नीचे घसीटते हुए आता है ऐसे, और जब साइकिल बैठ के जाता है, उसको जब आँख में खुशी देखता हूँ तो हमें लगता है कि हाँ, इसको हमने वो सब कुछ दिया है जो देना हमें चाहिए था। ठीक है। और उनकी बात सुनते हैं। अधिकतर लोग आते हैं सेवा काल में रहते हुए भी, ये फॉर्मूला ये किसी जन सेवा का सबसे बड़ा कि उसको सुना जाए। ऐसा कहा जाता है सही बात कि दूसरों के सपनों को पूरा करना है। प्लीज। तूतिए खलक नक्कारे खुदा होती है और खिदमते खलक होती है खिदमते जनता। जी, जनता की खिदमत खिदमते खुदा होती है, ऐसा कहा जाता है। आपने सर वाइंड अप ही कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या वाइंड अप दूं। एक बात मैं बिल्कुल जोड़ना आनंद चाहता हूं सर। इसमें, एक बात जोड़ना चाहता हूं कि जो हमने सोचा हम सबके साथ मिलकर कर रहे हैं, रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। 1.5 से पौने 2 लाख लोग प्रति वर्ष सड़क पे दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो हमारी एक संस्था है कम्युनिटी एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, हम ट्रेनिंग देते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, रोड में कैंप लगाते हैं, सीनियर्स के लिए, इवन आर्मी के लिए भी मैंने 3 कैंप किए हैं, जहां सिखाया जाता है कि सड़क को मृत्यु का कारण मत बनाइए। बड़ी बड़ी बीमारियां और बड़े बड़े इंसिडेंट्स, टेररिस्ट जो अटैक्स और नक्सल, उनमें इतनी डेथ्स नहीं होती जितनी रोड पे होती हैं। उसको रोकने के लिए हम लगातार सतत कार्य कर रहे हैं, पुलिस विभाग के साथ कार्य कर रहे हैं और उनको ट्रेनिंग आज भी दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसी में आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो 2.5 लाख का आंकड़ा दिया उसमें हम भी लगे हुए हैं कि भाई कैडेवर ट्रांसप्लांट की तरफ कम से कम उनको जिंदगी बचाई जा सके, जो जरूरी है। जो अभी शुक्ला सर ने बताया उसमें करीब करीब 10% एक्सीडेंटल डेथ्स होती है। ठीक। तो अभी हम जो बात करते उनका हैं ऑर्गन डोनेशन, ठीक, उनका अगर किसी तरह से ऑर्गन डोनेशन की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए, जनता में इतनी जागरूकता आ जाए, तो आप यकीन मानिए कि मान लीजिए 20,000 एक्सीडेंटल डेथ्स हैं तो कम से कम 1,50,000 आदमियों की जिंदगी उससे बच सकती है। अजय सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। SS बिस्सा सर बहुत शुक्रिया। आनंद वर्धन सर शुक्रिया आपका भी शामिल होने के लिए। देखिए
जो सेवाएं दे रहे होते हैं वो जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं, लेकिन जो पेंशन ले रहे होते हैं अगर वो भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो आप सोचिए हम जो यंगस्टर्स हैं जो कहते हैं कि हमने 9 घंटे काम कर लिया, बहुत कर लिया, नहीं, मरते दम तक काम करेंगे तो ही हमें हर कोई याद रखेगा और शायद खुद को उससे ज्यादा संतुष्टि मिलती है कि हम दूसरों की सेवा के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं, और यही हमें सर्विसेज सिखाती है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।